हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो वो भी किसके ऊपर? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, है ना। जैसा कि अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास लगभग 5 मार्क्स का बनता है ना। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना तय है ना। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने सामने लिख रखा है वो क्वेश्चन है आपके पास 2019 से आने वाला सवाल, है ना, आपके सीबीएसई बोर्ड का। बहुत आसान से सवाल आते हैं, है ना। समझते हैं और फिर सोचते हैं, करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ 4% सॉल्यूशन, वेट बाय वेट बात कर रखिए, ऑफ सुक्रोज, जिसका मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 केल्विन। तो सीधी सी बात अगर बात की जाए, एक्वा सॉल्यूशन की बात कर लें, वाटर के साथ सॉल्यूशन है सपोज, तो मेरे पास ऐसा है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, दिस मींस 273.15 केल्विन। यहां पर भी फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 271.15, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ना। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। एक और दूसरा सॉल्यूशन है, किसका है? ग्लूकोज का है। ठीक है, मोलर मास कितना होता है? 180। ठीक है, अच्छा, इन वाटर, है ना। तो आपको क्या करना है? ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है, जो 5% सॉल्यूशन है, उसका आपको क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। मैंने कहा ठीक है, बात कर लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा सोचा जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि ये क्वेश्चन दूसरे सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? जनरली मुझे क्या कहा जाता है, एक सॉल्यूशन दे रखा होता है, उसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है और आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू जो होती है वो आपके पास अननोन होती है, वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पर क्या मेरे पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। पहला सॉल्यूशन है सुक्रोज का, दूसरा है ग्लूकोज का। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है? ऐसा है कि सुक्रोज वाले सॉल्यूशन की हेल्प से आपको क्या करना है? ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है कितना। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या चीज मेरे पास गिवन नहीं है, तो वो देखा जाएगा फटाफट। ऐसा है कि आपके पास कांस्टेंट गिवन नहीं है। कौन सा कांस्टेंट? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो मेरे पास ऐसा है कि जो पहली कंडीशन जो दे रखी है सुक्रोज से, वहां से मैं क्या निकालूंगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट निकालूंगा और वो वैल्यू पे क्या करूंगा? सेकंड वाले कंडीशन में ग्लूकोज वाले में रखूंगा। तो मैंने क्या किया, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना जाए केमिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सबसे पहले लिखें गिवन क्या क्या है ना। कम से कम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले न्यूमेरिकल्स में तो आपको यही करना चाहिए कि आपके पास चीजें क्लियर होती जाएंगी तुरंत एकदम। तो मैंने क्या बोला? फॉर सुक्रोज सॉल्यूशन, मुझे कोई ऐसा है कि 4% सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूट मेरे पास 4 ग्राम है। अगर मैं अज्यूम करके चलो कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो सॉल्यूट हो जाएगा 4 ग्राम और सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 100 माइनस 4, कितना हो जाएगा? 96 ग्राम। मेरे पास ऐसा है कि मोलर मास सॉल्यूट का दे रखा है 342 सुक्रोज का। ठीक है, केएफ मुझे पता नहीं, डेल्टा टीएफ वो हम निकालेंगे। वो क्या होता है? आपको ऐसा है कि आपके पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर माइनस सॉल्यूशन। ऐसा करने के बाद मैंने देखा ऐसा, तो 2 केल्विन मेरे पास आंसर आएगा। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टीएफ क्या होता है? मैंने कहा केएफ इनटू W2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इनटू W। आसान, समझ में आ रही बात? फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बिना तो खत्म है सब, है ना। अच्छा, तो डेल्टा टीएफ जो मैंने निकाला 2 केल्विन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस लिखता तो भी एक ही बात थी। जब भी हम टेंपरेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, ये मैटर नहीं करता। ध्यान रखिएगा ये चीज। जब टेंपरेचर डिफरेंस की बात कर रहे हो तो वो ऐसा बोलो डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन एक ही बात होती है। कब? जब चेंज इन टेंपरेचर की बात की जाए। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 kf की जगह kf, W2 जो मेरे पास आ रहा था वो 4, 1000 की जगह 1000, M2 की जगह 342, W1 96, जो वैल्यूज मैंने रख दी। अब kf मुझे पता नहीं है तो kf की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो कितनी आ जाएगी? 2 * 342 * 96 अपॉन 4 * 1000। ये चीज नीचे चली जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है नहीं सर आप काट देना चाहिए था, सिंपलीफाई कर लेना चाहिए था, तो आपको लगता है तो आप कर लीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे kf जो निकल के आया उसको मैंने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया है। अब हम चलते हैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन की तरफ। जो भी गिवन वैसा का वैसे, क्या आपका सॉल्यूट, मेरे पास 5% सॉल्यूशन, सॉल्यूट हो गया 5 ग्राम, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो इसी तरह से सॉल्वेंट जो मेरे पास हो जाएगा 100 - 5, दैट मींस 95 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज ग्लूकोज। मोलर मास कितना देगा? 180 ग्राम पर मोल। केएफ नहीं पता सर, डेल्टा टीएफ निकालना है सर, क्योंकि डेल्टा टीएफ निकालूंगा तभी तो मेरे पास निकलेगा कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है कितना, समझे? अच्छा, तो मैंने क्या किया, डेल्टा टीएफ वाला फॉर्मूला लिख दिया जो मेरे पास था
kf की जगह kf, w2 की जगह मैंने क्या रख दिया 5 into 1000 divided by m2 into w1। बढ़िया, यहां से मैंने क्या निकाला kf निकाल दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 और आप दोनों को इक्वल रख लें। तो ये जो चीज है वो ये जो चीज है दोनों बराबर, ये भी kf ये भी kf, किसका ऑटोमेटिक वाटर का, सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई ऐसा kf और वाटर जो होगा वो सेम ही रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास वाटर के साथ बन रहा है, तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया और मस्त तरीके से हम इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा है कि जो भी चीजें कट रही है उसको काट दिया है ना, और अल्टीमेट डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आएगी वो आएगी 4.8 है ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा प्लीज है ना, यूनिक भी कैलकुलेटर के बैठ जाओ फिर सब ऐसा कि एग्जाम में मिलने वाला नहीं है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा आप स्वयं करें। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वहां पे बात करने से सीधी सी बात ऐसा है, मुझे क्या पूछा गया, मुझे तो डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट तो पूछा ही नहीं गया, मुझे क्या पूछा गया, मुझे पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का। तो मेरे पास ऐसा है, इस चीज को थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास ऐसा है कि डेल्टा टीएफ जो है मेरे पास कितना आ रहा था 4.8 केल्विन आ रहा था। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली हमने लिखा था सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस किसका, सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन कितना हो जाएगा 4.8। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का कितना होता है, दे रखा है आपके पास 273.15 माइनस टीएफ इज इक्वल टू 4.8, और यहां से अगर आप टीएफ निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें 273.15 में से माइनस कर देंगे 4.8। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो भी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाएगा 268.35 केल्विन है ना, आसान सवाल था और ये मिल गया आपको 3 मार्क्स। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी क्वेश्चन आपके पास जो है वो है आपका डिप्रेशन और डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से है ना। बात कर लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं, सोचते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, बात करते हैं फटाफट। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ डाइइथाइल ईथर बॉइल्स एट 36.86 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट है डाइइथाइल ईथर C2H5O C2H5 ऐसा कुछ, डाइइथाइल ईथर सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट नहीं पता, समझ में नहीं बात, तो मुझे सॉल्यूट नहीं पता है ना, तो जो सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे लगेगा कितना 36.86 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज प्योर ईथर बॉइल्स एट 35.60 डिग्री सेल्सियस। अगर प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इतना, सीधा दिख रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यू हैव टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सबसे आसान सवाल, मोलर मास फाइंड करना है सॉल्यूट का, जो हमको नहीं पता है ना। अच्छा, सोचने वाली बात क्या है, गिवन लिखो वही तरीका, मैंने कहा सॉल्यूट, मैंने कहा 8 ग्राम मास है, सॉल्वेंट मैंने कहा 100 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने कहा नहीं पता, वही पूछा है, क्या पूछा है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, m2 नहीं पता। अच्छा, प्योर फॉर्म में मेरे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 35.60, सॉल्यूशन का जो आ रहा है 36.86, kb मेरे पास दे रखा है। अच्छा, क्या करें, मैंने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है kb into w2 into 1000 और m2 into w1, क्या है मेरे पास, मैंने कहा सर इसे डेल्टा टीबी मैंने निकाल लेते हैं, कितना चेंज आया है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो आपको जैसा है सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग क्या बोले बोलते सर ऐसा केल्विन में सब चेंज करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में तो सब है, थोड़ा सा सब चेंज कर लेते हैं। तो बेटा ऐसा है, मैं पहले चिल्ला चुका हूं इस चीज को, वापस बोल रहा हूं इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी टेंपरेचर डिफरेंस की बात की जाए, बोले वो डिग्री सेल्सियस में हो बोले केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा सीधा कर लो डिफरेंस है ना। अच्छा, तो मैंने क्या सीधा डिफरेंस लिया 1.26 आ गया। अच्छा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला था, वैल्यू पुट कर ली, डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीबी, ओके, केबी की जगह केबी, w2 मतलब ऐसा है आपके पास सॉल्यूट एट ग्राम 1000 ऐसा कैसा, m2 नहीं पता है, w1 जो 100 ग्राम है। सबसे आसान सवाल था, जो कैलकुलेशन भी जितनी ज्यादा टफ नहीं है हमारे पास। m2 द क्वेश्चन 1.26 इधर ले आओ एंड वी विल सॉल्व इट इजीली, और आसानी से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 128.25 ग्राम पर मोल। ठीक है, आसान, बहुत आसान है ना। तो ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप उम्मीद करें तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि सीधे सवाल इस तरह के पहले आते थे,
5 आना थोड़ा बंद हो गए, तो क्या पता आ भी सकता है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसका मतलब ऐसा है कि आपकी 5 उंगलियां घी में। समझ में आ रही बात? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जेईई मार्च का 2007 के अंदर, है ना, और मेरे हिसाब से ऐसा है कि सीबीएसई में भी आ चुका है जहां तक मुझे लगता है ना। और आपको इस तरह का सवाल मतलब चांसेस है ना, कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। ध्यान से देखते हैं फटाफट क्या है। और टॉपिक जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा है, ऐसा है कि 5.25% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है 5.25% सॉल्यूशन और यूरिया का 1.5% सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, तो यहां पर बात हो रही है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो मैं बोलूंगा सर ऐसा अगर ये पाई 1 है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा पाई 1, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। If the densities of both the solutions are assumed to be equal to 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों ही सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है। ये डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी अपॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसमें सॉल्यूट ना के बराबर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट कि ऐसा है कि सॉल्यूट मिक्स करने पर डेंसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो सॉल्यूट इज वेरी लेस इन क्वांटिटी, बहुत कम, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको बोला गया है कि मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी, तो सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं और आपको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। कॉन्सेप्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन का प्रेशर, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। अच्छा तो पाई इक्वल टू क्या होता है, मैंने कहा सीआरटी होता है, तो ये हो जाएगा C1RT, हो जाएगा C2RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, C1 इक्वल्स टू C2, मैंने कहा C1 इक्वल्स टू C2, C1 C2 क्या होता है, मैंने कहा कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन, मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन। तो मोलरिटी की बात करेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब सोचने वाली बात ऐसा है, पहली बात मुझे परसेंटेज के हिसाब से दे रखा है। परसेंटेज सॉल्यूशन मतलब ऐसा है जैसे कि ये 5.25% सॉल्यूशन मतलब ऐसा है, सॉल्यूट जो है मेरे पास 5.25 ग्राम है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन कितना मैं कंसीडर करूं 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से 5.25 ग्राम मेरा क्या है, सॉल्यूट है। जबकि यूरिया वाले सॉल्यूशन की बात की जाए तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से मेरे पास 1.5 ग्राम क्या है, यूरिया। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जब भी परसेंटेज पे दे रखा हो क्वेश्चन आपके पास, तो आप हमेशा क्या करते हैं, सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम मान के चलते हैं, उस हिसाब से हम यहां पर प्रोसीड करेंगे। पर बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने को हेल्पफुल रहेंगे, पर बात करें वॉल्यूम की तो मेरे पास ऐसा है कि फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि आपका जो वॉल्यूम जो आ रहा है, डेंसिटी जो आ रही है, डेंसिटी कितनी है 1 है, किसकी, सॉल्यूशन, मतलब वही मोटर की डेंसिटी। समझ में आ रही बात? तो इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास अपना सॉल्यूशन इसमें भी 100 ग्राम था, इसमें भी 100 ग्राम की परसेंटेज में दे रखा है, तो मैं 100 ग्राम अज्यूम करके चल रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो डेंसिटी सेम, तो डेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास दोनों का सेम, डेंसिटी दोनों की सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा ही होगा। समझ में आ रही बात? मास सेम कैसे, क्योंकि मैंने परसेंटेज में दे रखा है तो मैंने 100 ग्राम अज्यूम किया है, डेंसिटी दोनों की सेम है ही है, तो वॉल्यूम भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इस कांसेप्ट के हिसाब से तो मैंने दोनों का वॉल्यूम v अज्यूम कर लिया और v से v कैंसिल हो गया, मेरे पास हो जाएगा n1 n2। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास 5.25 अपॉन मोलर मास m1, और यहां 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहां से मैं क्या करूंगा, मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। समझ में आ रही बात? ये यूरिया का भी है ना, W2 1.5, मोलर मास होता है 60, ये मेरे पास 5.25 हो जैसा है। अच्छा तो यहां से हम m1 निकाल देंगे, हो जाएगा 210 ग्राम पर मोल, जो कि मेरे पास है ऑप्शन ए राइट। सर मेरे पास तो आसान सा बात था, घबराने का नहीं, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या करेगा था आइसोटोनिक, तो पाई 1 = पाई 2, उसके बाद मैंने क्या किया, जो फार्मूला बनता था वो लिख लिया, तो उससे निकल के C1 = C2। यहां पर मुझे क्वेश्चन में जो दे रखा था कि डेंसिटी दोनों की बने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला था मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज के हिसाब से मैंने 100 ग्राम दोनों को अज्यूम किया, तो मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो वहां वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट होगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात सभी को? इजी है, इजी है भाई। इधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है नीट के अंदर 2016 का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना, मजा आने वाला आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, 800 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is फला, तो 732 mm of Hg,
kb molar elevation constant 0.52 the boiling point of the solution will be। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दे रखा है कि भाई ऐसा है टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर प्रेशर आपने चेक किया एक सॉल्यूशन का जिसके अंदर आपका 6.5 ग्राम एक सॉल्यूट है जो कि 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो उसका वेपर प्रेशर निकल गया है 732 mm ऑफ H। अच्छा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मैंने कहा सीधी सी बात से चूंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है या फिर एक बार रुक जाते हैं, बट जो भी गिवन है वो बात कर लेते हैं। गिवन क्या है, मैंने कहा सॉल्यूट, मैंने कहा 6.5 ग्राम, ओके। मोलर मास नहीं पता, पता ही नहीं, सब्सटेंस नहीं पता साहब। W1 मैंने कहा वाटर सॉल्वेंट है, कितना देगा मैंने 100 ग्राम, मोलर मास कितना मैंने 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर हमको बात की किसने ऐसा है कि प्रेशर कितना देगा वेपर प्रेशर, मैंने कहा सर ऐसा है 100 डिग्री सेल्सियस पे 732 mm ऑफ H है। अच्छा, अब सोचने वाली बात क्या था, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस मैंने मिक्स कर रखा है। क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है प्योर सॉल्वेंट की अगर बात की जाए वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका सब्सटेंस बॉईल हो जाना चाहिए, पर यहां पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सीधी सी बात ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट वाले टेंपरेचर पर किसी भी सब्सटेंस का या सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, जो भी मुझे दे रखा है उसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब mm ऑफ Hg में अगर बात की जाए तो वो होता है 760 mm ऑफ Hg, 760। चूंकि मेरे पास वेपर प्रेशर जो है वो लेस है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो यहाँ पर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सही तरह से वैलिड हो रही है। हम पढ़ते हैं ना पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है जब सॉल्यूशन बनाने के बाद में 760 की बजाय 732 हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब ऐसा है उसको बॉईल करने के लिए 760 तक पहुंचाने के लिए मुझे और टेंपरेचर देना पड़ेगा। देयर विल बी अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों चीजें कितनी रिलेटेड है आपस में, समझ में आ रही बात। अब अच्छे से बात की जाए तो मैंने कहा सर ऐसा है कि जब मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा Tb Kb W2 1000 डिवाइडेड बाय m2 W1। Kb मुझे दे रखा है, W2 दे रखा है, 1000 तो वही है, W1 भी है, पर M2 नहीं। मैंने कहा M2 निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें। मैंने कहा सर ऐसा है कि वेपर प्रेशर की जो कंडीशन दे रखी है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। कौन सा कांसेप्ट लगेगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। आप जब इतने से N2 निकाल के मोलरिटी के फॉर्मूले में रख सकते थे अगर आपको लगता है तो, अदरवाइज ऐसा है कि मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया W2 M1 अपॉन M2 W1। समझ में आ रही बात। सोचने वाली बात, मेरे पास यहाँ पर सारी चीजें हैं सिवाय M2 के, और इधर मेरे पास ऐसा P1 तो मुझे ऑलरेडी दे ही रखा है 732 mm of Hg। P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो मैंने कहा सर वो तो 180 होता है, और 180 मतलब 760 mm of Hg। आप मेरी बात ध्यान से पकड़िएगा इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं पे प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर, प्योर वाटर का आपका जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना होगा, तो मैंने कहा सर ऐसा 180 m होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है 760 mm of Hg हुआ करता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने वैल्यू पुट करी और यहां पर मैंने क्या किया सर ऐसा 760 माइनस 732 इज इक्वल्स टू W2 M1 M2 ऐसा क्या ऐसा W1 की जगह W1 की वैल्यू, यहां से मैंने क्या किया M2 की वैल्यू निकाली, ठीक है, और फिर मैंने डेल्टा Tb वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहां पर M2 की जगह M2 की वैल्यू रखी। मैंने क्या ज्यादा कैलकुलेशन मैंने काटाकुटी नहीं की है, उसका लॉजिक ये है कि वो यहां पर आने के बाद अपने आप इजीली कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा Tb को तो आपको 1.06 बचा है। समझ में आ रही बात। और फिर डेल्टा Tb का फॉर्मूला लगा लें, क्या होता है Tb माइनस Tb नॉट इक्वल्स टू 1.06, और यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरी अप्रोच जो हम बात कर सकते हैं यहां पर, अगर मैं यहां पर क्या करता, अगर मैं यहां पर बात करता, मैं सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करता N2 अपॉन N1 वाला, तो मैं क्या करता यहां पर सिर्फ यहां पर लिखता N2 और N1 की जगह हम रख लेते, क्या रख लेते, बोलिए फटाफट, क्या रखते हैं हम N1 की जगह W1 अपॉन M1 ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अगली स्टेप पे जो मेरे पास आता है एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट इन द सेंस यहाँ पर N2 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर W1 जो मेरे पास होता है वो कितना होता है बताइए आपको, कितना दे रखा है आपके पास W1 100 और डिवाइड मेरे पास कितना आ जाता है 80। ये जो वैल्यू होती है 100 ग्राम अगर वाटर दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ करते हैं 55.5, याद रखिएगा, तो नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो चीज आ जाएगी 55.555
और यहां से अगर n2 निकाला जाए तो हो जाएगा 28 into 55.55 डिवाइडेड बाय 76, है ना। ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप 100 बाय 18 चलाते हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है मुझे, समझ आ रही बात। बस ऐसा डेल्टा टीबी के फॉर्मूला फिर आप पुट करते हो, वापस आप यहां पे पुट कर सकते हो, जैसा कि मेरे पास ऐसा यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फिर हम ये यूज करते हैं। जैसे ऐसा है कि kb m इज द मोलरिटी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n2 upon w1 into 1000। तो n2 की वैल्यू फिर पास से यहां, तो आप इस तरह से भी सोल्व करते हैं, आता वही डेल्टा टी आपके पास कितना आता 1.067। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कैसे भी अप्रोच चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, नीट का ये सवाल है ना। आई होप समझ में आया होगा।